हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से सीटेट का जो 2019 में पेपर हुआ था, पेपर 2 का, तो हम पहले बता दे रहे हैं। सीटेट 2019 में, ठीक है, जो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में, ठीक है। तो ये दिसंबर में जो हुआ था, मैंने इससे पिछले वाला कर दिया, और ये पेपर 2 का है, ठीक है। पेपर 2 सीटेट आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का। तो आज हम लोग सीडीपी का करने वाले थे। उस पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया था सीडीपी का 2019 का दिसंबर से में, इससे पिछले मैंने 2019 का जो जुलाई वाला जो भी नहीं देखे हैं, तो जुलाई वाला कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। हिंदी भी कर दिए, इंग्लिश भी कर दिए, सीडीपी कर दिए हैं, उसके बाद एसएसटी भी कर दिए हैं, ठीक है, साइंस, वो सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो कोई भी वो वाला नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज जुलाई वाला, तो ये जुलाई वाला कंप्लीट हो गया, तो आज हम लोग करने में 2019 में जो दिसंबर में हुआ था, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम, सीटेट का एग्जाम 2 बार होता है, एक बार जुलाई सेशन में, एक बार दिसंबर सेशन में। तो 19 वाला कंप्लीट हो गया। तो जो नहीं देखे हैं पेपर 2 वाला तो वो देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का जुलाई दिसंबर सेशन वाला। चलिए तो ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग को पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, ठीक है। नूर नाम की एक लड़की रहती है जिसमें क्या कहता है, अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है। तो नूर कहती है, दोनों फ्रेंड है, बट वो नहीं लाती है, और वो तानिया से लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहती है, ठीक है। वो कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना लंच बॉक्स दिया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खल जगह अभिविन्यास प्रारूप को खल जगह अवस्था में दर्शाता है। तो आपको बताना है कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है जिसमें से ये बताते हैं ये दोनों जो आपस में बर्ताव करे, ये कौन सा सिद्धांत कौन सा, मतलब कि स्टेज के कितने लेवल पे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहा है, चलिए बताइए। फिर उसके बाद हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे रिलेटिव कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे ताकि वो सब एग्जाम में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आदान प्रदान की जो परंपराएं हैं, ये वाला, ठीक है। क्या ना, आदान प्रदान की परंपराएं। चलिए देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पहले बता देते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन से 3 लेवल दिए थे, ठीक है। कितना, 3 लेवल, याद रखिएगा। 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेज दिए थे, ये भी याद रखें, ठीक है। तो 3 लेवल 6 स्टेज। अब देखते हैं 3 लेवल 6 स्टेज में क्या क्या है। थोड़ा सा आप लोग को जान जाइए कि इसे हमारा कभी आ जाए तो आराम से इसको कर पाइएगा, ठीक है। पहला क्या था, पहला था आज्ञाकारिता या दंड अविनाश, ठीक है। तो पहला था आज्ञाकारिता या दंड अविनाश, मतलब डर या सजा वाला, ठीक। दूसरा क्या था, मतलब पहला का ही मैं, जैसे कि 3 लेवल था ना, तो 3 लेवल का पहला था, उसको बोलता है प्री कन्वर्सन लेवल, ठीक है। प्री कन्वर्सन लेवल का 2 स्टेज था, जिसमें से आज्ञाकारिता दंड, और दूसरा था मतलब कि इंस्ट्रूमेंट एल्स, ठीक है। तो आप भी याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आदान प्रदान, ठीक है। तो मतलब टीट फॉर टेट वाला जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, एक दूसरे को मतलब ये करना, तो वो वाला होता है, ठीक है। व्यक्तित्व का विनिमय नैतिक है, जो अभिनाश विजय होता है, टीट पर जैसे को तैसे, ये वाला, या इष्ट को बोलता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद दूसरी अवस्थाएं जो थी, दूसरी अवस्था, इसकी भी फिर 2 अवस्थाएं थी, ठीक है। एक पहला था, एक दूसरा था। तो इसमें से क्या था, दूसरी अवस्था में ये था कि अच्छा, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके दूसरी अवस्था में क्या था, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया, क्या कहते देखिए, 1 2, उसके बाद 3, ये थर्ड वाला में तो गुड बॉय गुड गर्ल। चौथा में क्या था, चौथा में क्या, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, लॉ और ऑर्डर के बारे में जो बोलता है, लॉ ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये वाला जो है कानून व्यवस्था या व्यवस्था, तो ये चौथी अवस्था है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, चौथी अवस्था है, ठीक है। आज्ञापालिता कुलपालिता अभियान वाला, ये तो पहली अवस्था है जो बताए थे अभी जस्ट, ठीक है, आज्ञाकारिता वाला, ठीक है। तो ये पहली अवस्था। अच्छा, गुड बाय अभी जस्ट बताए थे, क्या हो जाएगा, तीसरी अवस्था है गुड बाय। चौथा हो गया। और पांचवी जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, पांचवी अवस्था में होते हैं, मतलब कि जो पोस्ट कन्वर्सन लेवल होता है, इसमें से पांचवी अवस्था आता है सोशल एंड कॉन्ट्रैक्ट बारे में, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो आता है वो वाला पांचवी अवस्था में होता है। और छठा में होता है सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक उपचार, इसके बारे में। तो ये टोटल 6 अवस्थाएं, ठीक है। तो चौथा पांचवा हो गया और एक छठा हो गया। तो छठा में सार्वभौमिक, जिसमें से महात्मा गांधी विवेकानंद का जो अपना मानव अधिकार का जो नियम सिद्धांत दिया था, सार्वभौमिक अभियान जल कल्याण के लिए, तो ये वाला। तो ये टोटल आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कभी एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये एग्जाम में हर बार आता है, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते थे। इसको चलिए अगला देखते हैं कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण, ऑप्शन में जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर सी जेंडर पहचान, ऑप्शन में जेंडर विभेदीकरण। चलिए बताइए।
चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर स्टीरियो। तो ये भी याद रखेगा कि जो होता है ना समाज में लिंग विविधीकरण और के बारे में जन कल्याण, मतलब देखिए जेंडर स्टीरियो क्या होता है कि परंपरा, मतलब पुरानी परंपराओं से जो चलता आ रहा है, ठीक है, ये हमेशा माइंड में क्या कहते हैं सेट कर दिया जाता है कि ये लड़का का काम है, लड़का क्या कहता है सिर्फ गाड़ी से खेलेगा, ठीक है, मतलब खिलौना खिलौना से खेलेगा बट गाड़ी से, ठीक है, तो गाड़ी से खेलेगा। लड़की के मन में क्या भावना ठेल दिया जाता है कि लड़की का जो खेलने का है, वो क्या कहता है गुड्डू गुड़ियों से खेलेगा। तो ये सब चीज भावना जो होता है ये पुरानी पुराना, महिला का काम होता है घर में रहना, और पुरुष का काम करता है बाहर। तो इसमें से इसी तरह होता है कि लड़का लड़का को रोना नहीं चाहिए और गर्ल्स को रोना चाहिए। तो ये वाला सिद्धांत ये सब ये पुरानी परंपरा से आते जा रहा है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि हाल ही के पाठ्यक्रम में ऐसी कहानी को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिससे पता चला है कि पिता घर के कार्यों में लग रहा है, ठीक है, और माता क्या है साहसिक गतिविधियों को करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये देखिए ये वाला अभी जस्ट जेंडर स्टूडियो के बारे में बताया ना, तो इसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। अब बताइए पहला ऑप्शन है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाने के लिए होता है, या जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए कहता है, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या जेंडर विविधीकरण को बढ़ावा देता है। तो बताइए ये क्या कर रहा है? जैसे मेल क्या कर रहा है, पुरुष का काम है घर के काम में लगा हुआ है, ठीक है, और माता का काम क्या है साहसिक गतिविधियों कर दी है। तो ये क्या फॉर्म बता रहा है बताइए? तो क्या कर रहा है ये जेंडर स्टूडियो जो है, जेंडर स्टूडियो को क्या कर रहा है समाप्त करने का काम करते हैं, क्योंकि देखिए इसका जब अपोजिट है। तो पुरुष का काम क्या करता है, पुरुष का काम होता है बाहर के काम करने, बट यहाँ पे क्या है घर का काम, तो घर का काम कौन महिला करती है। इसीलिए ये समाप्त हो जेंडर जो स्टूडियो चल रहा है उसको समाप्त करने के बाद होता है। फिर क्या होता है माता साहसिक गतिविधियों कर रही है, तो मतलब साहसिक गतिविधियों काम करना पुरुष का, बट इसमें जस्ट अपोजिट कर रहा है, तो इसलिए स्टूडियो को समाप्त करने के लिए ये वाला कर रहा है, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए वाइगोस्की से आ जाते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन में वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब जो जैसे कि एक बच्चा रहा है, ठीक है, जब बच्चा जैसे कि काम कर रहा है तो अपनी गतिविधियों में काम करते समय उसको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जब हेल्प की जरूरत पड़ती है तो उस सहयोग के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला है खोजबीन अधिगम, ऑप्शन समझता विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 पड़ाव मतलब इसे बोलता है ढांचा, और ऑप्शन नंबर अंत व्यक्तिनिष्ठ। चलिए बताइए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा खोजबीन अधिगम, ठीक है, क्या है डिस्कवरी एंड लर्निंग, ठीक है। तो मतलब वाइगस्की ने क्या बताया खोजबीन अधिगम के द्वारा से क्या होता है बच्चे सीखते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लेग वाइगस्की का सिद्धांत था कि बच्चे खोजबीन क्या कर उसका कौन कौन सिद्धांत था, जैसे कि बच्चे क्या खोज करके सीखता है, असेसमेंट असेसमेंट लर्निंग होता है, ठीक है, असेसमेंट लर्निंग होता है, फिर कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगपूर्ण कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, ठीक है, तो ये सब याद है कोलैबोरेटिव करके सीखता है, कोऑपरेटिव करके सीखता है, तो ये सब कोऑपरेटिव करके सीखता है, पीयर लर्निंग होता है, तो ये सब आएगा पीयर लर्निंग होता है, और रेसिप्रोकल लर्निंग भी होता है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल लर्निंग, तो ये सब जितनी भी एक्टिविटी है ये बच्चे इस तरह करके एक्टिविटी करके सीखता है, ठीक है। तो जे लेग वाइज का कुछ सिद्धांत के बारे में बता देते हैं, ठीक है, जैसा कि उन्होंने जेड का सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रखिएगा जेड का सिद्धांत दिया था, फिर एमको का सिद्धांत दिया था, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स के बारे में, ठीक है, जेड मतलब वो अभी बताते हैं। उसके फिर मचान स्कार्फ फोल्डिंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। उसके बाद भाषा विचार और प्रकृति मतलब भाषा विचार संस्कृति को लैंग्वेज विचार थिंकिंग और संस्कृति तीनों को विचार पे वो दिया था, ठीक है। जैसे कि ये होता है एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें से बच्चा यहाँ पे एक्टिविटी करता है बट उसको नहीं समझ पाता, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से जब टीचर उसको एक्स्ट्रा इफेक्ट लगा के उस बच्चों को विकास करता है तो ये बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें से जो होता है वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों के तो ये खोजबीन अधिगम को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में बोलता है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस विषय में अवधि में विषय है? तो परिकल्पित निगमनात्मक सोच इसमें बोलता है हाइपोथेटिक, इंग्लिश में हाइपोथेटिक एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। कौन सा स्टेज में आ जाता है? पहला संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संख्यात्मक अवस्था में, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो बताइए ये क्या था
हाइपोथेटिक मतलब डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी अवस्था में आ जाती है बच्चों में? बहुत इंपॉर्टेंट है जीन प्याजे, क्योंकि देखिए जीन प्याजे से एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा ही पूछेगा, तो ये सब आप जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जीन प्याजे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या है? अमूर्त, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था है। देखिए, जीन प्याजे ने टोटल 4 अवस्था दी थी। कितने अवस्था? 4 अवस्था। कौन कौन सी? एस, पी, सी, एफ, याद रखिएगा, ठीक है। एस मतलब सेंसरी मोटर स्किल, हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। दूसरा होता है प्री कन्वर्सनल अवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, ठीक है। सी में होता है कंक्रीट मोटर स्किल, जिसको बोलते हैं मूर्त अवस्थाएं। और चौथा होता है फॉर्मल मोटर स्किल, मतलब इसमें होता है अमूर्त अवस्थाएं, जो अभी इसका है, ठीक है। देखिए, इसका स्टेज कौन कौन सा था, जैसे कि इसमें पहले देख लें। ये फॉर्मल है, तो फॉर्मल मतलब 11+H, तो ये याद रखेगा 11+, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो 11+ ये वाला हो जाएगा 11+ इसमें, ठीक है। जैसे मूर्त अवस्था कितना था? मूर्त अवस्था होता है 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था, 7 से लेकर 11+ की अवस्था जो होता है मूर्त अवस्था। प्री कन्वर्सनल जो होता है कितना होता है? 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है। और बहुत संवेदी मतलब सेंसरी मोटर 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। तो ये सब सारा याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इतना हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ जैसे बता देते हैं इसमें से मतलब वो 4 सिद्धांत भी दिए दिया, MESE का सिद्धांत भी दिया, तो ये भी याद रखिएगा MESA। MESE का सिद्धांत में क्या है? मतलब इसमें परिपक्व मेच्योरिटी, बच्चों में क्या था? मेच्योरिटी मतलब जेनिक या हेरिडिटी के माध्यम से आ जाता है, तो ये भी दिया था। ई पर होता है अनुभव, एक्सपीरियंस, बच्चा क्या करता है? एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखता है। एस पर मतलब सेंसर मतलब कि सामाजिक मतलब सोशल इंटीग्रिटी, मतलब समाज के साथ मतलब क्या मिलजुल कर सीखता है, ठीक है। और एक तो है इक्विवेशन, ई फॉर इक्विवेशन, ठीक है, असंतुलन या संतुलन की अवस्थाएं, ठीक है। तो इस तरह का याद रखिए। इक्विवेशन फिर 2 प्रकार का होता है, इसका 2 प्रकार, एक होता है एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन, और एक होता है एकोमोडेशन, ठीक है। तो एडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। तो याद रखिएगा एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन की स्थिति, ठीक है। जैसे कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन क्या कहता है? देखिए, एकोमोडेशन होता है कि मतलब कि जब बच्चों कुछ सोचता है, तो सोचने के बाद क्या होता है, वो पूर्व ज्ञान में से नहीं, जो पूर्व ज्ञान है अभी जो वर्तमान ज्ञान है उसमें क्या कहता है, मॉडिफाई या सुधार करता है, तो उसको होता है एकोमोडेशन, ठीक है, मॉडिफाई करना, ठीक है। अडेप्टेशन क्या कहता है? मतलब पूर्व ज्ञान के साथ जो नई ज्ञान को उसमें जोड़ लेना, ठीक है, आत्मसात कर लेना, तो उसे होता है एडेप्टेशन, ठीक। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है कि के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और तथा संस्कृति के संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो बताना किसके अनुसार? लॉरेंस कॉल्बर्ट के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, लेव वाइजोस्की के अनुसार, और अल्बर्ट बेंडूला के अनुसार। चलिए बताइए किसके अनुसार? थिंकर, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे बोलता है इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस। तो सोशल प्रोसेस कौन दिया था सोशल के बारे में, समाज के सिद्धांत के बारे में कौन दिया था? चलिए बताइए। चलिए, तो समाज के साथ कौन दिया था? ये लेग वाइगोस्की ने दिया था, लेग वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। देखिए, समाज उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था, भाषा, भाषा दिया था, विचार दिया था, और एक दिया था संस्कृति, ठीक है। तो संस्कृति, तो ये याद रखिएगा। तो बच्चे क्या कहता है? भाषा, विचार और संस्कृति, ये तीनों सिद्धांत कौन दिया था? लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो इतना लेव वाइगोस्की से याद रखिएगा। और लेव वाइगोस्की से अभी जस्ट हम बता ही दिए थे, जो अपना जेटपीडी सिद्धांत या एम को दिया था, ये सब सिद्धांत उसमें दिया था। फिर इस समय थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, लेव वाइगोस्की का एक मतलब अलग से दिया था। उन्होंने कहा था भाषा का 3 रूप होता है, जैसे भाषा का कितना 3 रूप होता है। एक होता है सोशल स्पीच, ठीक है, याद रखिएगा। एक इससे आता है सोशल स्पीच होता है, ठीक है, सोशल स्पीच होता है। दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच होता है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच होता है। और एक तीसरा होता है साइलेंट स्पीच, ठीक है, तो साइलेंट स्पीच। तो हिंदी में क्या बोलता है? सोशल को सामाजिक वाक्य। तो सामाजिक वाक्य क्या कहता है? 2 वाक्य अवस्था जिसमें बच्चा क्या करता है? इसमें खुद से समाज के साथ बोल के बोल के, ठीक है, दुनिया के साथ बात करना सीखता है, ठीक। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है? बच्चा बोल बोल के बात करता है, बट अपने से, खुद से, ठीक है ना। बच्चा जब बोल बोल के बात करता है पर खुद से बोल कर, ठीक है। और एक होता है साइलेंस स्पीच, जो हम लोग का अभी जो अभी अवस्था में है, ठीक है। हम लोग क्या होता है? बात करते हैं बट मन में, ठीक है, जैसे कि ये काम करना है तो ये चीज़ करना है, वो मन में सोचना होता है, ये साइलेंट स्पीच। प्राइवेट बच्चे खुद से। तो ये 3 अवस्था भाषा के बारे में दिया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक। चलिए, अगला चलते हैं। जीन पियाजे का फिर से एक क्वेश्चन आया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहात निकालते हुए ग्रेड 6 से लेकर 8 वर्ष के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो चलिए बताइए। पहला है तार्किक भाषा प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि
तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, और एक समय है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। चलिए क्या करना चाहिए, चलिए बताइए आप लोग, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, चलिए, तो क्या करना है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए कि क्या करनी चाहिए जिसमें से तर्क आधारित समाधान और आवश्यकता हो। तो कैसे करना, जिसमें से बच्चों के तर्क, हाइपर थिंकिंग, रीजनिंग, वो सॉल्यूशन अपने में वो सॉल्विंग करना, तो ये सब अवस्थाएं वो बच्चे करके अपना सीखना चाहिए। तो ये अवस्था प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डन का आ गया। हार्वर्ड गार्डन का सिद्धांत क्या था, वो बहुभाषा का सिद्धांत दिया था। चलिए, हार्वर्ड गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डन का बहु सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणित, क्या बोला है, तार्किक गणित का बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या विशेषताएं होती हैं। जो गणित के बारे में देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये याद रखिएगा। तो क्या है, पहला है ध्वनि ताल अर्थात शब्दों का अर्थ के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन में भी होता है दृश्य स्थानीय परिवेश एवं सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन में से होता है संगीत अभिव्यक्ति की आवाज के स्तर ताल सौंदर्य एवं गुणों को उत्पन्न करने की प्रशंसा करने की योग्यता। और समय पठन की खोजने की तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशील। चलिए बताइए आप लोग, फिर हम आगे को डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हार्वर्ड गवर्नर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गवर्नर ने ये भाषा वाला सिद्धांत दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पैटर्न को खोजने, तर्क, लंबी और श्रृंखला को हल करने की क्षमता, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग के बारे में जो होता है, ये वाला गणित के जिसके बारे में होता है, तो ये वाला, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल को सॉल्व कर सकता है, लॉजिकल रीजनिंग लगा सकता है, जैसे कौन कौन था, अल्बर्ट आइंस्टाइन था, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन था, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। तो ये सब था, ठीक है, तो ये सब। चलिए, अब जैसे कि हार्वर्ड गार्डन ने कितना टोटल एनसीईआरटी में 8 दिया है, बट कहीं कहीं पे 9 है, ठीक है। बट एनसीईआरटी, चलिए, तो एनसीईआरटी के अनुसार कितना था, 8, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं 8 में कौन कौन सा, जैसे कि ध्वनि का, इसमें क्या पता है, ध्वनि ताल शब्दों अर्थों के प्रति संवेदनशील। तो ध्वनि ताल शब्द अर्थों के संवेदन में कौन सा, इसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो जिसको होगी म्यूजिक का ताल वो सब, तो कौन कौन था, जैसे ए आर रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर, तो जिसका म्यूजिक के बारे में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं क्या, दृश्य स्थानिक परिवेश सटीकता का रूप में, तो ये एबिलिटी टू विजुअल स्पेशलाइजेशन। तो विजुअल विजुअलाइजेशन कौन कर सकता है, जिसका स्पिरिचुअल बुद्धि मतलब स्थानिक बुद्धि, तो कौन कौन, जैसे कि नाविक हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, जो सजावट का मानचित्रकार हो जाए, तो मैप बना देना, इंजीनियर होगा, तो ये इसका ये वाला बुद्धि का होता है, ठीक है। अगला क्या है, संगीत में अभिव्यक्ति को आवाज़ों का स्तर, ताल और सौंदर्य गुणों का, तो ये म्यूजिक है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला म्यूजिकल ये वाला तो भाषा भाषा के बारे में था ना, तो ध्वनि जो होता है ध्वनि भाषा के बारे में, तो ये इसका ये था, कौन था, स्वामी विवेकानंद, जो वाद विवाद कर सकता है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, स्वामी विवेकानंद, इसका ये होगा भाषा भाषा, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया। और कौन कौन सा था, जैसे बॉडी काइनेटिक वाला बुद्धि था, इसमें से जैसे सर्जन हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, उसके बाद खिलाड़ी हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। एक होगा इंट्रा होता है, एक दो गए और एक दो बुद्धि होता है, एक इंट्रा होता है, इंट्रा, और एक होता है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा। तो दो प्रकार का बुद्धि होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, इंट्रा मतलब होता है एक, मतलब दूसरों को भाषा में, मतलब इंटर कास्ट में, तो मतलब दूसरों के जो भाषा के व्यवहार को समझ सकता है, वो वाला होता है, ठीक है। इंटर मतलब खुद के, जैसे दार्शनिक जो होते हैं, ठीक है, जैसे फिलोसोफर होते हैं, तो वो खुद के, ठीक है। और एक होता है नेचुरल, जो प्राकृतिक के बारे में समझता है। तो टोटल 8 बुद्धि जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेवार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं, समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, और चौथा है विभेदीकरण। चलिए बताइए, जहाँ एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जस्ट बोल दिया है कि किसमें से बच्चों की आदत, कौशल और गुण से अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज के साथ जोड़ने, तो समाज के साथ जोड़ने मतलब समाजीकरण। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बातें हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिक तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेश प्रभावपूर्ण एवं एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है, मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। चौथा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक दूसरे का जटिल पारस्परिक क्रियाओं का द्वारा मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। तो आप लोगों को तो हम बताए भी थे, आप लोग को जो हेरेडिटी और इन्वायरमेंटल कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए मिलाइए आप लोग।
चलिए सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों क्या है? जटिल पारिस्थितिक क्रियाओं के रूप में मानव को विकसित को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकता के अंतर्गत मानव को विकास में क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है? बच्चों के विकास में हमेशा प्रभाव डालता है, अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है एक प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है? बच्चे क्या करता है? खुद से करके सीखता है, ठीक है। प्रोग्रेस करके मतलब खुद से एक एक्टिविटी करके सीखता है। पहला है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना करना, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान के प्राप्त किया जाना। तीसरा है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना जाना, और चौथा है शिक्षक के निर्देश अनुसार विद्यार्थियों को द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाना। चलिए बताइए। बनाइए फिर हम लोग सही आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है? इसमें है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का संरचना का किया जाना। तो बच्चों के द्वारा क्या है? नॉलेज एंड कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक, जो खुद से करके सीखता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या शामिल है? सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, ठीक है। केवल संज्ञानात्मक आकलन, केवल संकल्पात्मक आकलन, ना तो संकरात्मक और ना ही संकलात्मक, या विविध प्रकार की रणनीति को प्रयोग करते हुए दोनों संज्ञानात्मक एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए 12 का सही जवाब। चलिए फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका दोबारा होता है ये विविध प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार का रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचना और संकल्पनात्मक का प्रयोग करते हैं। तो ये सतत और समग्र मूल्यांकन में शामिल होता है। तो मतलब दोनों एक्टिविटी इसमें शामिल होता है, ठीक है। एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, फॉर्मेटिव और समेटिव का दोनों का रोल होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी के विभिन्न स्रोत के बारे में बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। निम्न स्तर का प्रदर्शन क्या करते हैं? इसमें यह रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका को प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो ये बताना है रूढ़िवादिता को प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक क्या कर सकती है क्लासरूम में। कि पहला है इस वर्ग के सकारात्मक को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों को विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता को आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। चौथा, विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरण को प्रस्तुत करने चाहिए। क्या करना चाहिए? चलिए बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर स्टडी से क्वेश्चन है। चलिए तो जल्दी बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग इस आंसर के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। हम क्या करेंगे? विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी और उदाहरण को प्रस्तुत करें। जैसे कि अलग अलग वर्ग का जो बच्चा आएगा क्लासरूम में, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग उन्हीं के वर्गों के मतलब सामाजिक रोल, जैसे कि अलग अलग कास्ट का जो बच्चा आएगा उन्हीं के क्या कहते हैं, जो ऐतिहासिक में जो बड़े बड़े उसके नेता थे, वरिष्ठ थे, जो एक्टिविटी किए थे, उन्हीं के बारे में क्या है, उनको उन्हीं के बारे में हम रोल एक्टिविटी को प्रस्तुत करेंगे, ताकि रूढ़िवादी को क्या करेगा, ताकि उन लोगों को भी रूढ़िवादी के बारे में जान पहचान हो और वो उससे थोड़ा-सा मतलब इंस्पायर हो, ठीक है? तो ये करेंगे हम लोग, ठीक? चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। दूसरा, असक्त अधिगम के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को क्या अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली वाले बच्चे को योग्य के ध्यान देना चाहिए। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा को अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो देखिए समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रकार का बच्चा, ठीक है, हर प्रकार के बच्चे से, जो विकलांग हो, नॉर्मल हो, हर तरह के बच्चे को कहता है एक बार में उसको हम क्या कहते हैं, रख कर हम उसको क्या प्रॉपर तरीके से हर बच्चे को समान रूप से उसको हम शिक्षा देते हैं। इस प्रकार के जो हम एक्टिविटी करते हैं बच्चा को विकास करने में देते हैं, या तो कोई बच्चा ये दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हम व्यक्तित्व स्तर पर भी जाकर उसको शिक्षा देंगे। तो उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा देना, ठीक।
ये वाला केवल वाला जब भी आएगा हमेशा नेगेटिव है, तो इसको काट दीजिएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला टेक वर्ड मैंने बताया हूँ, तो जो कोई नहीं देखे हैं तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आए आपको, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप उससे छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला ठीक, मन बुद्धि वाले बच्चों को ये सब नेगेटिव है, तो ये चीज नहीं करना, तो ये सब हमेशा गलत होता है। चलिए, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोलता है, एक विद्यार्थी कक्षा के निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न रूप से लक्षण प्रदर्शित क्या कीजिएगा, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ्य को समझाने या याद करने में कठिनाई। तो बताइए कि एक विद्यार्थी निम्न लक्षण से प्रदर्शित करता है, तो क्या मतलब वो कौन सा सूचक होगा, एक स्वावलंबी विद्यार्थी हो सकता है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी हो सकता है, एक अधिगम असक्त वाले विद्यार्थी हो सकता है, एक मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी हो सकता है। तो ये किस प्रकार का बच्चे हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे रहेंगे तो आप क्या कहें, मतलब क्या आप कैसे कैसे क्या कीजिएगा बताइए। चलिए, तो इसका हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको क्या होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखने की क्षमता में दिक्कत होता है। तो यह क्या होता है, एक व्यापक और सतत मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रकार का ये बीमारी होता है। लर्निंग मतलब एक्टिविटी जो ये कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारी होती है, ठीक है। यह सार्थक अध्ययन पढ़ाए बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेत्र जो क्षेत्र में करते हैं, काम क्षेत्र करते हैं, विषय वस्तु अध्ययन को प्रति बच्चों को कक्षा स्तर करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये वाला होता है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं कुछ। स्वावलंबी मतलब क्या था, खुद में जो खोया हुआ रहता है, जैसे कोई काम देंगे तो वो खुद में उसी में व्यस्त रहता है, तो ये स्वावलंबी विद्यार्थी का लक्षण होता है। क्रिएटिव बच्चे वो होते हैं जिसमें से क्या होता है, नया नया एक्टिविटी, नया नया मतलब वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ करने की योग्यता होता है, ठीक है। तो वो उसमें से दो प्रकार, एक अपसारी एक अभिसारी होता है, ठीक है। तो अपसारी और अपसारी, तो मतलब अपसारी जो होता है वो वाला मतलब इस हिंदी में बोलते हैं डिटेक्टिव मतलब, ठीक है। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद है अगला क्या है, मेंटल एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मानसिक क्षति जिसका क्या मेंटली रूप से दिक्कत होता है, तो उस टाइप का, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा याद रखना, जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम में कभी बोलता है लर्निंग डिसेबिलिटी से, मान लो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटी भी बता देते हैं कि कौन कौन प्रकार के बच्चों में कुछ बीमारियाँ होता है, ठीक है। जैसे पहला बीमारी कौन सा, डिस्लेक्सिया, ठीक है। डिस्लेक्सिया किसको, जिसको पठन में समस्या होता है, ठीक है। पठन में समस्या होता है तो डिस्लेक्सिया होता है, ठीक है। ये याद रखें। अफेजिया मतलब वो होता है जो शारीरिक रूप से, अफेजिया, ठीक है। याद रखें अफेजिया, जिसको शारीरिक रूप से, ठीक है, जैसे कि अपनी हाथों की गतिविधि, टहलने चलने, वो सब एक्टिविटी में उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो होता है। एक होता है अफेजिया, मतलब उसमें फेजिया, एक बोलेगा फेज और एक बोला अफेजिया, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अफेजिया और अफेसिया थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको भाषा में संबंध होता है अफेसिया होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मतलब कि जैसे डिसग्राफिया, ग्राफ ग्राफ मतलब लिखने में, ठीक है। तो डिसग्राफिया जिसको लिखने में समस्या होता है वो याद रखें। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया मतलब होता है जिसको गणितीय भाषा आदि उस समय करने में, एक्टिविटी करने में उसको समस्या होती है। तो ये सब आपको जरूर याद रखना, ठीक है। इस तरह कुछ कुछ एक्टिविटी याद रखिएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमों को आवश्यकता के किस प्रकार के बता सकता है, संबोधित कर सकता है। चलिए, पहला आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट करे आकर, ठीक है, उसमें रटने पे बल देकर कर सकता है। दूसरा, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके से प्रयोग कर सकता है। अगला है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों के तरह अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों की नकल करने पर दबाव डालना, और प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगम सशक्त प्रसक्त एवं कमजोर एवं विश्लेषण आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चलिए बताइए। ये सब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये समय ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के लिए कमजोरियों और विश्लेषण के आधार पर अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। देखिए, ये हमेशा पेपर पेंटेशन नेगेटिव होता है, ये काट देना। अन्य विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और दबाव और नकल डालना ये नहीं करना है, ये सब हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये सब गलत होता है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि विद्यार्थियों को, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, एक शिक्षिका क्या है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक मतलब होता है वही क्रिएटिव, अभी जस्ट बताए थे। अब सारे चिंतन को बदल देकर, अब सारे चिंतन को हस्तोहित करके, अनेक परिक्षेपों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर,
विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने या सही करके। चलिए बताइए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है, ये बच्चों को क्या कहता है, अनेक प्रकार के क्या करें, अनेक प्रकार के प्रोत्साहन करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देगा। तो नए प्रकार का इंकरेज करेंगे, मल्टीपल पर्सनैलिटी अप्रोच ओरिजिनल आइडिया देंगे बच्चों को, ताकि उसके माध्यम से वह सीख सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम को पक्ष लेता है। तो सार्थक अधिगम को पक्ष को मीनिंगफुल लर्निंग, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरणा करने तथा परीक्षण हेतु संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन में बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना और हेतु पुरस्कार और बढ़ावा को देना। तीसरा है निर्देश निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्या करेंगे बताइए। तो क्या कर सकते हैं हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, यही वाला करेंगे ऑप्शन नंबर डी। विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, तो यही करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लीजिए, हैविंग कंटेंट एंड ओवरऑल विल बी बीइंग वेल रनिंग के लिए हमेशा उसको करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमेशा बच्चों के लिए अच्छा होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्याओं का समाधान रणनीति का उदाहरण है। तो बताएंगे इफेक्टिव प्रॉब्लम। ठीक है तो समाधान के मूल्यांकन के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रियात्मक अगन्य एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। यह प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। क्या साधन साध्य विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों को विभाजित करना। चलिए बताइए तो क्या करेंगे इसके लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साधन साक्ष्य विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों को विभाजित करना, तो ये होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। इसमें बता निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। बच बच्चों के अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं परिक्षेपण करना, संवाद एवं परिचर्चा करना, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करवाना। तो क्या करेंगे चलिए बताइए। तो कौन सा नहीं कर सकते। ठीक है, शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, नहीं पूछा जो कौन सा हम नहीं कर सकते। चलिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या नहीं कर बच्चों के लिए ये दिए गए ज्ञान एवं दोहराव अधिगम केंद्रित नहीं करना, ये हमेशा रहता, तो ये नहीं है, दोहराना नहीं करना है। ठीक है, इसमें है फोकसिंग एंड रिपीटिंग, दोहराने की प्रक्रिया को हम नहीं कर सकते, तो ये शिक्षण प्रणाली के लिए बेस्ट नहीं होता है। बाकी सबसे कर सकते हैं। बच्चों के लिए अंतर्दृष्टि अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रयोग एवं प्रक्षेपण कराएंगे, संवाद में परिचर्चा करवाएंगे, तो ये सब सारा एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के में ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार से बर्ताव कर सकते हैं। तो शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए, चलिए तो इसमें क्या करें, जैसे कि जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह सकें। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उन्हें बात करके तथा उनकी क्या अरुचि को कारण जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो जो बच्चे क्या कहते हैं क्लासरूम में पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकता है टीचर, ये बताइए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उन्हें क्या कर सकते हैं, उनके से बात करेंगे और उनकी अरुचि जो जो चीज़ नहीं समझ पाता है उसमें क्या दिक्कत है उसको कारण जानने का कोशिश करेंगे, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमेशा नेगेटिव, बाहर जाके उसको भागने की नहीं बोलेंगे, बार बार उसको डांटना नहीं है, उन्हें गृह कार्य ज़्यादा नहीं देना, तो ये सब हम नेगेटिव होता है, तो ये सब नहीं करना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं संरचना बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये खाली जगह ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है, पहला विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन में अनुबंधन, ऑप्शन में सी दंड, ऑप्शन में से यंत्रवत याद करना। चलिए क्या करवाएंगे बताइए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता क्या ये बताइए आप लोग। बात आसान है, ये वाला क्वेश्चन इजी है। आप लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, तो पीरियड और नॉलेज ऑफ द लर्निंग। तो जैसे कि पूर्व ज्ञान क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होता है बच्चों का जो पूर्व ज्ञान से जो पहले से जो जानते हैं उसको पूर्व ज्ञान था। देखो अनुबंध नहीं करवाएंगे, दंड कभी नहीं देना है, और या रूट मेमोराइज नहीं करवाना है, तो ये सब नेगेटिव होता है, तो ये सब हमेशा गलत चीज़ होता है, तो ये चीज़ में हम लोग नहीं ध्यान देंगे। चलिए तो अगला है बच्चे क्या हैं, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत या सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, संवाद द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों को इन विचारों की क्या खारिज करनी चाहिए,
बच्चों के विचारों दूसरा है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। तीसरा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। और चौथा है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करता है। तो क्या करिएगा बताइए? तो क्या करेंगे इस टाइम में? तो हमेशा क्या करते हैं, संवाद द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। संवाद मतलब चैलेंजिंग कंस्ट्रक्टिव, हम लोग बच्चों को ये वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। अ, संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? तो संज्ञान और संवेग क्या संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दृश्य संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक दृश्य संज्ञान संवेगों को प्रभावित कर सकता है और द्विदृश्य मतलब दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया हो सकती है। चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एक दृश्य संवेगों में संवाद को प्रभावित करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 25। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो बताइएगा लर्निंग इफेक्ट। तो लर्निंग को कौन प्रभावित करता है? पहला विद्यार्थियों की अभिरुचि। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की सांवेगिक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी बोलता है शिक्षा शास्त्रीय रणनीति। और ऑप्शन नंबर विद्यार्थियों व सामाजिक संस्कृति का संदर्भ। तो बच्चों को लर्निंग लर्निंग जब बच्चा सीखता है तो उस दौरान उसका क्षेत्र को कौन प्रभावित कर सकता है, ये पूछा है। आप लोग बताइए। तो बच्चों को लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी का है 1 2 3 4। कौन है? विद्यार्थी की अभिरुचि। यदि बच्चा की इच्छा ही नहीं रहेगा तो बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ेगा, तो उसकी अभिरुचि ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, सामवेगिक इमोशनल है। यदि बच्चा मानसिक रूप से ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो बच्चा कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी मानसिक अभिरुचि भी उसको भी ये करेगा। तीसरा है पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, मतलब शिक्षा शास्त्र रणनीति जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को दे रहे हैं, उस रणनीति के माध्यम से हमसे बच्चों को रटवाएंगे, बच्चों को मारेंगे डालेंगे, बच्चों को खाली मतलब नोट्स दे देंगे और बोलेंगे उसको रट्टा मारो। तो इस तरह भी शिक्षा शास्त्र रणनीति भी जिम्मेवार हो सकती है। अगला है विद्यार्थियों और सामाजिक और संस्कृति। तो बच्चों के लिए हेरेडिटी और इन्वायरमेंटल, जस्ट अभी बताया ना, हेरेडिटी और इन्वायरमेंटल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बच्चे जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा उसी हिसाब, क्योंकि बच्चों क्या उसी के अनुसार सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सब सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचनात्मक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण है? तो बताइए ज्ञान के सार्थक संरचना कौन महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहला ऑप्शन सामाजिक पारिस्थितिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण करना। ऑप्शन नंबर 3 पुरस्कार या दंड देकर। चौथा है उद्दीपन या प्रतिक्रिया के संबंध में, क्या करके बताइए? तो ये तो इजी है, कह सकते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। तो सोशल इंटरेक्ट करके क्या करता है, नियम से ज्ञान संवर्धन के लिए प्रक्रिया में बात मत। तो सामाजिक प्रक्रिया बच्चा क्या करता है, समाज के साथ जितना समाज के साथ मिलेगा उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, बोलेगा प्राथमिक अवस्थाएं कौन सी है? तो हमेशा प्राथमिक अवस्था परिवार होती है। कभी एग्जाम में पूछ देगा तो प्राथमिक अवस्था क्या है? परिवार होते हैं। द्वितीयक बोलेगा तो स्कूल दीजिएगा। ठीक है, स्कूल पड़ोसी। और तृतीयक अवस्था जो हो जाएगा तुम्हारा जो तीसरी अवस्था है जो रेलवे स्टेशन ये सब होता है, तो वो सब अवस्था है। ठीक है, तो ये सारा अवस्था आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक भी आता है। तो ये देखिए बार बार लगातार स्मरण नहीं करवाना, गलत होता है। पुरस्कार दंड कभी भी नहीं देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया ये भी नहीं करना। तो सिमेट्री रिस्पॉन्स ये सब नेगेटिव होता है, तो ये सब नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और दो क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हो जाएगा। चलिए, जब विद्यार्थी को पुरस्कार पाने की इच्छा बार बार किसी गतिविधि के करने या निर्णय लेने, ठीक है, पुरस्कार पाने और बार बार गतिविधि करने का निर्णय लेने, जैसे कि एक प्रयोग नियोजन का संचालन करना, जैसे कि जो प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधियों से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, मतलब स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? पहले अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम का आनंद प्राप्त करना। तीसरा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। और चौथा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य के बजाय स्वयं को निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बोला। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। तो डेवलपमेंट मेटेरियल एटीट्यूड ऑफ टुवार्ड्स लर्निंग, लर्निंग की ओर
हमेशा बढ़ने के लिए भौतिक अभिव्यक्ति का विकास करना, ये सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर 8 देख लेते हैं कि बाल्य अवस्था अभी देखिए इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आया है तो इसमें बता देते हैं। देखिए विकास में जो बच्चे सीखते हैं उसमें दो प्रकार का काम होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है, ठीक है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कभी आता है बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चों क्या दिखावा के लिए, यदि उसको रिवार्ड मिलेगा, उसको गाड़ी मिलेगा, उसको चॉकलेट मिलेगा, तो यह क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा से बच्चा करेगा। हमको जैसे कि बच्चों को लालच देंगे, हाँ बच्चे तुम पास हो जाओगे तो हम तुमको चॉकलेट देंगे, तो क्या करेगा बच्चा मेहनत करेगा। ठीक है, अब पर ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये बाह्य लालच वाला होता है, तो बच्चों को फिर यदि हम बच्चों को चॉकलेट वगैरह देना नहीं करेंगे तो फिर बच्चा प्रयास करना छोड़ देता है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है जो खुद से, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के उपदेश को नियत करना। जो खुद से के मतलब अपने आत्म संतुष्टि मिलेगा कि हाँ हम कुछ करके हमको अच्छा लगा, तो ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बालक की अवस्थाओं से क्या अभिप्राय है, बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्य चाइल्डहुड, ठीक है। पहला यह विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से सम्मान करता है। यह समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह कार्य करता है। चौथा है यह क्या है, बच्चों को दुष्ट रूप से पैदा होने और उन्हें सभ्य बनाने में मेहनत करता है, और यह बच्चों को शून्य से शुरुआत करने और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको क्वेश्चन है बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा है। ये होता है यह विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों का सार्वभौमिक समान, क्या था, डिफरेंट एंड कंस्ट्रक्टर सार्वभौमिक रूप से समान रूप से, ठीक है, तो ये होता है चाइल्ड अवस्था, ठीक है, तो ये वाला अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए 29 में देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य वाली अवस्था, ठीक है, मिड वाली अवस्था का विषय है, ठीक है। चलिए इस रिलेटेड मैंने पढ़ा दिया है, तो अवस्थाएं विकास की चार चार अवस्थाएं होते हैं, 5 अवस्था, तो मैंने इसको बता दिया, जो कभी वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मध्य वाले से शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बहुत तेजी से होती है। यह अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क विवेक प्रयोग करने की योग्यता विकसित होता है, और बच्चों को तार्किक एवं मूर्त सोचने के प्रारंभ कर देता है, और अधिगम को मुख्य संवेदी चालक एवं गतिविधियों द्वारा घटित होता है। चलिए बताइए, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर, चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये वाला होता है मिड वाला, मध्य वाला अवस्था तार्किक रूप से मूर्त सोचने की अवस्था। जीन पाइजन में भी 4 अवस्थाएं थे, जिसमें से बच गया मूर्त तार्किक रीजनिंग सीखने के कॉन्सेप्ट आ जाता है, कितने साल का अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था, तो ये वाला अवस्था में क्या होता है बच्चों का मिड वाला अवस्था, ठीक है। चलिए अवस्थाएं के बारे में जब आ जाए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ। डेवलपमेंट में 4 अवस्थाएं हैं, जैसे कि एक होता है शेषावस्था, याद रखिएगा आप लोग, शेषावस्था, शेषावस्था कितना होता है 0 से लेकर 2 वर्ष, ये वाला कंप्लीट वीडियो पढ़ा दिए हैं तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्ड मतलब पूर्व वाली अवस्था, पूर्व वाली अवस्था होता है जो 2 से लेकर 6 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट ये अवस्था होती है। एक होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसको जो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उत्तर वाली अवस्था, उत्तर वाली अवस्था होता है 6 से लेकर 12 वर्ष का अवस्था है, ठीक है। और एक होता है किशोरावस्था, ठीक है, तो किशोरावस्था होता है कितना 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था, तो ये वाला अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग शेषावस्था में, फिर शेषावस्था में जो होता है बच्चा सीखता है खिलौना एज, जो नकल नकल करना, ये सब अवस्थाएं होते हैं, ठीक है। उत्तर वाला अवस्था 6 से 12 वर्ष का अवस्था, तो जिसमें से इसमें पूछा था कौन सा अवस्था पूछा था, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड का अवस्था है, तो अवस्थाएं का 4 अवस्थाएं थे, ठीक है, तो ये सब लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों का सामाजिकरण की क्या है, माने बच्चे के आंसर हैं प्राथमिक जनसंख्या, मध्य जनसंख्या और द्वितीय जनसंख्या, अभी जस्ट बताए थे ये वाला, ये अवस्था है, मतलब कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय अभी जस्ट बताए थे ना, तो वही वाला अवस्थाएं आ गया बताइए। अब तो अभी तुरंत जस्ट बता दिए, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्राइमरी, अभी जस्ट हम बताए ना, फैमिली जो होता है परिवार, पास पड़ोस बच्चों की जो है क्या है सामाजिक प्राथमिक प्राथमिक अवस्थाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है परिवार, ठीक है। द्वितीय अवस्था जो स्कूल होता है वो सब होता है द्वितीय अवस्था, तो ये सब याद रखें। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट करने वाले हैं जो मैथ्स वगैरह है, फिर साइंस है, फिर एसएसटी है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, 2019 का सीटेट 2019 में, ठीक है, कलर चेंज कर रहे हैं, तो सीटेट 2019 जो 19 का दिसंबर वाला, ठीक है, 2019 का दिसंबर सेशन का पेपर 2 वाला कंप्लीट हो गया, तो जो भी CDP ये वाला आज का कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहता है, आपको वीडियो कैसे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपसे छूटे ना, और आप जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो
वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इसी तरह का वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग